एक अच्छी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सेल टैक्स रिटर्न में स्टॉक है, वैल्यूज़ हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच हों। ये भी कहा गया कि कहीं पे भी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है जो इन दोनों को सपोर्ट करे। वो कौन से ऐसे 6 पॉइंट हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स रिटर्न में डिफरेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से FBR फ्यूचर में नोटिस भेज सकता है। और ये जो कोर्ट का फैसला आया है ये टैक्स पेयर की फेवर में कैसे हो सकता है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में फ़हीम है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो एक बिजनेस रिकॉर्डर की एक न्यूज़ है। आने वाले दिनों में इसका जो डिसीजन आएगा वो भी आपको मिल जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। तो ये जो है वो 10/12 को आई है, तकरीबन आज ही न्यूज़ ये दी गई है दिसंबर में। और इसमें लिखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट हैज़ कैटेगोरिकली हेल्ड दैट कि जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स की वैल्यूज़ हैं ये कोई भी डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं करती। आप इसको पढ़ सकते हैं, डिटेल में आर्टिकल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसका ये डिफरेंस आता है, या कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जो असेसिंग ऑफिसर है वो मैच करता है कि सेल टैक्स रिटर्न में क्या वैल्यू है और इनकम टैक्स रिटर्न में क्या वैल्यू है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे सिस्टम में इशू है जहाँ पे टैक्स पेयर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये 6 पॉइंट हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो 6 पॉइंट हैं जो तकरीबन प्रैक्टिकल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्लोजिंग स्टॉक का। अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है, जैसे अब सबको पता है कि पिछले कुछ टाइम से FBR ने एक नेक्जर जो है वो ऐड कर दिया है, जिसमें नेक्जर जे और नेक्जर एच के ऊपर बात होती है। अक्सर हम देखते हैं कि ये जो नेक्जर है इनमें बेशुमार इशूज़ हैं। इशू क्या आते हैं कि इसमें अक्सर जो है नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, या जो आपका क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है वो ठीक नहीं होती, और वैल्यू हम खुद पंच करते हैं। मतलब जो नेक्जर सी में आप डाटा रिपोर्ट करते हैं वहां से वो क्वांटिटी उठाता है, इसी तरीके से नेक्जर ए में जो आप डाटा लोड करते हैं वहां से वो क्वांटिटी उठाता है। और अक्सर इसमें गलतियां होती हैं, बेशुमार इश्यूज आते हैं, अक्सर वैल्यू स्टॉक की वैल्यू नेगेटिव आती है। और अभी तक तकरीबन जितने भी सर्कल में लोग हैं उनसे जब डिस्कशन होती है, हम खुद भी जब प्रैक्टिकल इसको देखते हैं तो इसमें बेशुमार चीजें इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं। और लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को रिपोर्ट कर देते हैं और बाकी जो क्वांटिटी है उनकी मैच नहीं होती। अब इसी तरीके से नेक्जर एच में भी यही मसला है। नेक्जर जे जो है मैन्युफैक्चरर फाइल करता है, नेक्जर एच जो है वो अदर देन मैन्युफैक्चरर फाइल करता है। इनकम टैक्स में क्या होता है कि जब साल के एंड पे हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम ये कहते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक था, फिर हमने कोई चीज परचेज की, उसके बाद हमने कोई चीज सेल की यानी कि कंजम्पशन थी, फिर हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये वैल्यू जो है डिफरेंट हो सकती है और नेक्जर एच या जे में जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। टेक्निकली तो सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें बेशुमार इश्यूज हैं। ये नेक्जर एच या जे जो है वो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। अगर वहां पे क्वांटिटी ठीक नहीं है और यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाद में FBR देखे मैच करे कि आपकी सेल टैक्स रिटर्न में जो क्लोजिंग स्टॉक निकलता है जून के महीने में, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 30 जून 2026 को एनालिसिस करे और कहे कि जी आपकी सेल टैक्स रिटर्न में जो स्टॉक आ रहा है वो 1 मिलियन का आ रहा है और जो इनकम टैक्स रिटर्न में आपका स्टॉक आ रहा है वो 2 मिलियन का आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि बाद में हमें नोटिस भेज दिया जाएगा। तो FBR ऑफिसर को समझना होगा कि ये डिफरेंस किस वजह से है। और जैसे कोर्ट ने भी अभी कहा है कि दोनों लॉ सेपरेट हैं, कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो सपोर्ट करे कि सेल टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैच होनी चाहिए। अभी हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि नेक्जर एच और जे में जो इश्यूज हैं वो अगर वहां पे गलत स्टॉक कैलकुलेट कर रहा है तो इसका क्या मतलब ये नहीं है, बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि टैक्स पेयर अपनी रिटर्न को गलत स्टॉक के मुताबिक अपडेट कर दे, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को वो तो सही साइड फाइल करेगा। अब यहाँ पे सिस्टम का मसला है, टैक्स पेयर का इशू नहीं है। अपना सिस्टम ठीक करें, टैक्स पेयर भी सही रिटर्न फाइल कर लेगा और जो डाटा आएगा वो मैच भी होगा। लेकिन बहरहाल ये FBR को चीज एड्रेस भी करनी पड़ेगी फ्यूचर में, और हमें लगता है कि इसके ऊपर जो है वो लिटिगेशन भी ओपन होंगी कि आपका जो नेक्जर एच है या जे है उसमें स्टॉक डिफरेंट है और इनकम टैक्स रिटर्न में स्टॉक डिफरेंट है। और ये जो फैसला आया है ये इसको काफी सपोर्ट करेगा, टैक्स पेयर की फेवर में हुआ है। दूसरा नंबर पे क्या आता है कि प्रोसेस लॉस। अब एक मैन्युफैक्चरर कंपनी की आप एग्जांपल लें तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल आप जो है वो 10 तरह का रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। आपको पता है जब रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है तो ये जो है परचेज रिपोर्ट होती है नेक्जर ए में। उसके बाद जो एक अदारा है, कंपनी है, वो चीजें प्रोसेस करती है तो वो वेयर हाउस से चीजें इशू कर दी जाती हैं प्रोडक्शन हॉल में, यानी कि वो जहां पे चीजें उसको प्रोसेस किया जाता है उसमें डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं, वहां से चीजें गुजारी जाती हैं
और वहां पे कुछ प्रोसेस लॉस भी आता है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इन 10 तरह की जो चीजें आपने परचेज की, फॉर एग्जांपल उनकी क्वांटिटी थी 1000 kg, इनको कन्वर्ट करके एक फिनिश प्रोडक्ट एक बनानी थी हमने, वो प्रोडक्ट थी ए प्रोडक्ट, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल वो बनानी थी। तो अब इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि 1000 क्वांटिटी पूरी की पूरी सही यूज होगी। जब प्रोडक्शन प्रोसेस में चीज रन होती है, कोई मशीन ब्रेकडाउन आ सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आ सकता है, जिसकी वजह से आपका ये जो रॉ मटेरियल है, ये इसका जो प्रोसेस लॉस आ सकता है। मतलब आपको लॉस हो सकता है कि 1 kg इशू हुआ और एक प्रोडक्ट बननी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से वो 1 kg नहीं रहा, वो 800 हो गया, 700 हो गया, कुछ भी हो सकता है। और ये प्रोसेस लॉस नॉर्मल है कि एफिशिएंसी मशीन की जितनी मर्जी अच्छी हो, प्रोसेस लॉस लाजमी होता है। पैकिंग मटेरियल में लॉस आ जाता है, इसके अलावा रॉ मटेरियल में लॉस आ जाता है, और भी बेशुमार लॉसेज आ जाते हैं कि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, किसी ह्यूमन एरर की वजह से लॉस हो सकता है। तो वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे कि प्रोसेस लॉस आया, और उसको हम कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि जारी बात है स्टॉक आपने इशू किया और नहीं बना, तो जब सेल होता है तो वो सेल रिपोर्ट होती है, और जब वो लॉस होगा तो डायरेक्ट वो जो है वो स्टॉक में से चीज निकल के कॉस्ट को रिपोर्ट होगी। अब ये जो चीज है, ये सेल टैक्स रिटर्न में नेक्स्ट एच या जे में हम कहां पे दिखाएंगे? वहां पे तो कोई ऐसा कॉलम नहीं है जहां पे हम लिख दें कि जी प्रोसेस लॉस हुआ है या मैन्युफैक्चरिंग करते हुए ये इशू आ गया था। वहां पे तो कुछ भी नहीं है। तो वो सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि तमाम चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, कभी भी कोई मसला नहीं आएगा। मतलब आपने 1000 kg परचेज किया और उस रेसिपी, प्रोडक्ट की रेसिपी के मुताबिक अगर वो चीज 1000 kg को कंज्यूम करने के बाद ए प्रोडक्ट बननी है तो बिल्कुल ठीक बनेगी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जितना मर्जी आप रिफाइंड सिस्टम बना लें, प्रोडक्शन का मशीनी इंपोर्ट कर लें, बाहर से ले लें, जदीद टेक्नोलॉजी ले लें, प्रोसेस लॉस तो आता है। बेशुमार इसमें इश्यूज होते हैं। प्रैक्टिकली जब एफबीआर की फील्ड को काम करते हुए या आईआरएस में रिपोर्टिंग करते हुए प्रैक्टिकल ग्राउंड को भी समझना है कि हम जो सिस्टम टैक्स पेयर को दे रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा दे रहे हैं कि कभी भी कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल ठीक सिस्टम चलेगा। तो प्रोसेस लॉस की कोई एंट्री नहीं है जो लेक्चर जे है या एच है या सेल टैक्स रिटर्न है। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप स्टॉक इशू करते हैं, वो चीज नहीं बनती, तो जारी बात है जो रिमेनिंग डिफरेंस होगा प्रोसेस लॉस रिपोर्ट होता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही कहते हैं। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरे नंबर पे। वो पॉइंट क्या है कि अनरजिस्टर्ड जो है वो सेल रिटर्न। अब होता क्या है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक प्रोडक्ट सेल की मिस्टर बी को। ये जो मिस्टर बी है ये रजिस्टर्ड है, मतलब ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, और 1 लाख रुपए की चीजें आपने जो है इनको सेल कर दी। कुछ टाइम के बाद आप ये कहते हैं कि इसमें कोई भी इशू था, ये इनवाइस इनको डबल होगी, चीज पसंद नहीं आई, क्वालिटी में इशू आ गया, तो इन्होंने आपको 50,000 रुपए की जो चीजें हैं वो रिटर्न कर दी। जब ये चीजें रिटर्न करेंगे तो मिस्टर बी जो है वो अपने सिस्टम में इसका एक डेबिट नोट इशू करेगा, और अपने सिस्टम में सेल जो परचेज रिटर्न है उसकी एंट्री कर देगा, और जो सेलर है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एट द एंड 1 लाख में से 50,000 आप माइनस करेंगे तो नेट जो सेल होगी वो 50,000 हो जाएगी ए के लिए, और परचेज भी बी के लिए 50,000 हो जाएगी। मतलब सेल करने वाला जो टैक्स पेयर है वो सेल रिटर्न की एंट्री नहीं कर सकता, जो बायर है वो परचेज रिटर्न की एंट्री करेगा। सिस्टम एक बना हुआ है। अब इन्होंने तो एंट्री कर ली क्योंकि ये बंदा रजिस्टर्ड था, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करता था, प्रॉपर रजिस्टर्ड था, और जो जब रिटर्न में उसकी एंट्री हुई तो दोनों ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को अपडेट कर लिया, ठीक है, हम मान गए। लेकिन अगर एक मिस्टर ए है वो चीजें सेल कर रहा है मिस्टर सी को, और ये जो बंदा है ये अनरजिस्टर्ड बंदा है, मतलब ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड बंदा नहीं है, और फिर उसी तरीके से आपने 1 लाख रुपए की चीजें सेल की, कुछ टाइम के बाद ये कहता है कि भाई 50,000 रिटर्न कर लो। अब जब आप 50,000 रिटर्न करेंगे तो जारी बात है जब मिस्टर ए ने चीजें रिटर्न हुई तो बाद में 50,000 की चीजें खुद तो नहीं रखनी ना, बाद में किसी और को सेल करनी है। तो एक टाइम पे जब सेल किया तो 18% पे कर दिया, जब रिटर्न हुआ तो वो 18% में जो 50,000 की वैल्यू जितनी रिटर्न हो रही है उसका 18% भी वापस आना चाहिए। लेकिन इस सूरत में वापस नहीं आएगा क्योंकि ये जो मिस्टर सी है ये बंदा ही अनरजिस्टर्ड है, ये वॉक इन कस्टमर है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है। चीजें वो लेके गया, कुछ टाइम के बाद उसको समझ आई कि ये चीजें रिटर्न होनी है तो उसने कर दी। अब लॉ जो सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है कि जो सेलर है वो सेल कर सकता है, परचेज जो सेल रिटर्न है वो एंटर नहीं कर सकता। तो अब क्या करेगा ए जो है, मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए जो है यहां पे डिफरेंस आ जाएगा। वो क्या डिफरेंस आएगा कि सेल टैक्स रिटर्न में अब इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि सिस्टम हमें अलाउ ही नहीं करता कि आप जो सेलर है वो सेल रिटर्न की भी एंट्री कर ले। लेकिन एक्चुअल में तो आपके पास स्टॉक आया तो उसकी रिपोर्टिंग करेगा वो,
तो वो उसकी सेल भी रिपोर्ट करेगा, स्टॉक में भी से माइनस करेगा। लेकिन नेक्स्ट एच और जे में इसको माइनस नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम में एंट्री नहीं होगी। वो बंदा ही अनरजिस्टर्ड है, जब इन्होंने सिस्टम में बंद किया हुआ तो एंट्री नहीं होगी। जब एंट्री नहीं होगी तो मेरा स्टॉक का एक मिसमैच आ जाएगा सेल टैक्स रिटर्न में और इनकम टैक्स रिटर्न में। अब ये भी एफबीआर को समझना चाहिए कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स मैच होना चाहिए, दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं जो कि टैक्स पेयर के एंड पे इन्होंने छोड़े हुए हैं कि आप खुद इसको मैनेज करें। इवन बाद में आप जाके उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं तो समझते नहीं है। कुछ ऑफिसर समझ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं आप तो हमें सही बता ही नहीं रहे, चाहे आप जितने मर्जी उनको डॉक्यूमेंट दिखा दें, वो फिर भी एग्री नहीं करते। जो उन्होंने सोच के रखा होता है उसका वो ऑर्डर पास कर देते हैं। इसी तरीके से सेल रिटर्न की बात हुई। फिर परचेज रिटर्न है कि जब आप कोई चीज परचेज करते हैं किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लाई वेंडर से, ठीक है, आपने मैनुअल एंट्री कर ली अनरजिस्टर्ड की, और बाद में अब पहले एग्जांपल में हमने ये देखा कि आपने सेल किया अनरजिस्टर्ड को, रिटर्न आया, बाद में आपने परचेज किया और आप कहते हैं कि जी मैंने अनरजिस्टर्ड को चीज रिटर्न करनी है, तो सेल टैक्स रिटर्न में एंट्री नहीं करने देता। और इसी तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न में वो एंट्री आप करेंगे, लाजमी करेंगे, क्योंकि आपने चीजें रिटर्न की हैं। तो जब आप चीजें रिटर्न करेंगे तो आपके स्टॉक में इनकम टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स के रिटर्न के स्टॉक में डिफरेंस आएगा। ये भी आपको रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी, समझाना भी पड़ेगा कि भाई सिस्टम में ये मसला है, इस वजह से इनकम टैक्स वर्सेस सेल टैक्स जो है वो मैच नहीं होता, क्योंकि ये इश्यूज हैं और ये इनको बताना पड़ेगा अगर वो समझ जाए। कोर्ट ने यही कहा है कि भाई ये चीजें जरूरी नहीं है कि सेल टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न मैच हो, इसमें बेशुमार इश्यूज ऐसे हैं जो कि अनएड्रेस हैं। अब आता है अगला पॉइंट 5वें नंबर पे, ऑफ इनवॉइस डिस्काउंट। अब होता क्या है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल 30/6/2026 को जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, हम ये कहते हैं एक टैक्स पेयर है, उनकी सेल है फॉर एग्जांपल 1 मिलियन, ठीक है, 10 लाख की सेल है। अब इसमें से आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है कि जब आप कोई चीज सेल करते हैं ना, फॉर एग्जांपल 1 लाख की आपने चीज सेल की और आपने कस्टमर को 15% डिस्काउंट देना था। आप ये कहते हैं कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक है 10% ऑन इनवाइस कि आज आप मेरे से चीज परचेज कर रहे हैं तो मैं आपको 10% ऑन इनवाइस दे देता हूं। दूसरा है 5% अपॉन अचीवमेंट ऑफ सर्टन टारगेट्स कि आप अगर एक महीने में मेरे से 5 लाख रुपए की परचेज कर लेंगे, यानी कि मैं आपको 5 लाख की सेल कर लूंगा तो मैं आपको 15% डिस्काउंट दूंगा, यानी कि 5% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। तो जब ये बंदा आपके पास आएगा, पहली इनवाइस बनवाएगा, तो आपको तो नहीं पता ये 5 लाख की सेल होगी, तो आप तो 10% पे डिस्काउंट देंगे। इसी तरीके से इसने दूसरी इनवाइस बनाई, तीसरी बनवाई और पता चला टोटल जो है इसने टारगेट अचीव कर लिया और 5 लाख रुपए की सेल हो गई है इसको। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको एक जो है वो क्रेडिट नोट के थ्रू 5% का एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे। ये महीने के एंड पे भी हो सकता है, अगले महीने भी हो सकता है, 2-3 महीनों के बाद भी हो सकता है, जब भी जो भी एक कंपनी की पॉलिसी होती है। तो ये वो डिस्काउंट होता है जो ऑफ इनवाइस होता है। अब इनकम टैक्स रिटर्न में जो सेल आती है, नॉर्मली ये सेल होती है नेट, इसमें से ऑन इनवाइस डिस्काउंट भी माइनस होता है और ऑफ इनवाइस डिस्काउंट भी माइनस होता है। अब अगर एफबीआर ऑफिसर इस रेवेन्यू को कंपेयर करेगा सेल टैक्स रिटर्न के साथ, वो तो कभी भी मैच नहीं होगी, क्योंकि सेल टैक्स रिटर्न में 10% माइनस हुआ है और इनकम टैक्स रिटर्न में 5% ही माइनस हुआ है, बाद में क्रेडिट नोट इशू हुआ है। तो हालांकि प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि बाद में जो है वो चेंज इन जो नेचर ऑफ सप्लाई में या चेंज इन प्राइस डिफरेंसेस में जो क्रेडिट नोट भी इशू होना चाहिए, लेकिन आमतौर पे मैंने देखा है बड़ी बड़ी कंपनीज भी ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करती, सिंपल जो है वो ऑफ इनवाइस, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि एक महीना डिसाइड नहीं होता, आज की इनवाइस 2, 3, 4, 5 महीने के बाद जाके सेटल हो रही होती है। क्योंकि ये तो मैंने आपको वैसे एग्जांपल दे दी ना कि 1 महीने का टारगेट है, आमतौर पे 1-1 साल की वैल्यू लॉक की जाती है, 6-6 माह की सीजन की वैल्यू लॉक की जाती है। तो 6 महीने तक आप ऑन इनवाइस डिस्काउंट देंगे, 6 महीने के बाद पता चलेगा कि इन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है, तो अब इनका 5% एक्स्ट्रा भी बनता है या 2% या 3% एक्स्ट्रा भी बनता है, तो उसका वो क्रेडिट नोट इशू करके उनका जो रिसीवेबल बैलेंस होता है उसको कम कर दिया जाता है और वो अल्टीमेटली इस सेल में से माइनस हो जाता है। अब अगर एफबीआर ऑफिसर ये कहे कि भाई मैं इस सेल को कंपेयर करूंगा सेल टैक्स रिटर्न के साथ, वो तो कभी भी मैच नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब उसको समझना पड़ेगा कि बिजनेस होता कैसे है। अगर बिजनेस सेंस नहीं होगी तो वो गलत ऑर्डर पास कर देगा जिसमें टैक्स पे बाद में जलील होता रहेगा, और हम देखते हैं अक्सर ऐसे ही होता है। उसके बाद आता है टाइमिंग डिफरेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। अब सेल टैक्स रिटर्न में कोई चीज आप परचेज करते हैं तो आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड परचेज को सिलेक्ट करने के लिए 180 डेज होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक इनवाइस हुई 1 जनवरी 2025 को,
तो आपके पास तकरीबन 30 जून 2025 तक का टाइम है कि आप उस परचेज को अपनी सेल टैक्स रिटर्न में लोड कर सकते हैं और उसका जो भी इनपुट है वो क्लेम कर सकते हैं। मतलब लॉ ने हमें 180 डेज 6 महीनों का टाइम दे दिया कि 6 महीने में आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको अपीयर नहीं होगी, विजिबल नहीं होगी। ठीक है, ओके। किसी भी वजह से हमारा अगर इनपुट कैरी हो रहा है, कोई और मसला है, कोई भी इशू हो सकता है, या हमें FBR मंथ एंड पे अक्सर कह देता है कि मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा, आप मुझे एडवांस कैश जमा करा दें अगले महीने का, तो लोग क्या करते हैं, इनपुट जो है वो क्लेम नहीं करते, सेल टैक्स पेएबल ज्यादा कैलकुलेट हो जाता है, सेल टैक्स की लायबिलिटी ज्यादा निकल आती है, तो लोग जमा करा देते हैं क्योंकि उनके टारगेट है। समटाइम वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस महीने जून के महीने में हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो आप जरा पैसे ज्यादा दे दें। अक्सर क्वार्टर पे रिक्वेस्ट आती है जो बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप इनपुट सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि जब इनपुट सेलेक्ट नहीं किया जाता तो आपकी लायबिलिटी ज्यादा बन जाती है और आप जमा करा देते हैं। आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अगले महीने में जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिस्टम होता है, काउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वहां पे तो आपने परचेज लेनी है, आज अगर डिलीवरी हो गई है तो आज इनवाइस बुक हो जाएगी या कल बुक हो जाएगी, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि ये सिस्टम चल रहा है बाय बुक्स। ये जो सिस्टम होता है ये तो एक्चुअल चल रहा है, स्टॉक नहीं होगा, वेयर हाउस में आएगा नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन हाल को इशू नहीं होगा। जब प्रोडक्शन में चीज इशू नहीं होगी तो चीज बनेगी नहीं, सेल नहीं होगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न एक्चुअल में चल रहा होता है, वो अगर आज स्टॉक आया तो आज ही बुकिंग हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, FMCG सेक्टर है फॉर एग्जांपल, जस्ट इन टाइम पे चलता है। आज चीज परचेज करें, पेरिशेबल आइटम होती हैं, और कल वो बुकिंग होगी, परसों जाके प्रोडक्शन हाल में इशू हो जाएंगी, 1-2 दिन बाद प्रोडक्ट बनेगी और डिस्ट्रीब्यूटर के फ्लोर पे होगी, वो चीज सेल हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल बड़ा थोड़ा होता है, मतलब शेल्फ लाइफ कम होती है। 30 दिन 90 दिन की प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है, तो 2, 3, 4, 5 दिन में बनती है और आगे वो कस्टमर के फ्लोर पे जाती है और वहां पे सेल भी हो जाती है। अगर वो प्रोसेस टाइम ज्यादा लग जाए, शेल्फ लाइफ कम हो, तो कस्टमर या बेचने के दरमियान जो टाइम है वो फिर कम रहेगा और ऑब्वियसली उस पर फिर एक्सपायरीज आती हैं कि ये चीज एक्सपायर होगी, आप रिटर्न ले लें, जिसमें अदारा जो है, कंपनी जो है वो लॉस लेती है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अक्सर ऐसे होता है। तो इस वजह से जो परचेज आप लेते हैं वो तो आप आज की डेट में आपने कोई शुगर परचेज की तो आपने आज की डेट में बुक की, कल प्रोडक्शन हाल को इशू कर दी, लेकिन सेल टैक्स रिटर्न में आपके पास टाइम है कि आप 180 दिन के अंदर भी उसकी इनवाइस लोड कर सकते हैं, बुकिंग ले सकते हैं। अगर आप ऐसे करके मैनेज कर रहे हैं और 30 जून भी आ गया है, निकल भी गया है, आपके पास कोई सर्टेन इनवाइसेस थी जो कि आपने सिस्टम में ली हुई है 30 जून पे, लेकिन यहां पे रिटर्न में नहीं ली, वो जाके अगले साल ले ली, जुलाई में ले ली, तो FBR का फीसद असेसमेंट करेगा फिर दोबारा कि आपकी तो ये परचेज आ ही नहीं रही, आपकी टोटल परचेज डिफरेंट है, उधर डिफरेंट है, क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस है। तो ये एक 5-6 पॉइंट हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट यही है। अगर इसको एक बगैर समझे FBR का ऑफिसर जो है इस ऑर्डर को पास कर दे कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न डिफरेंट है, सेल टैक्स डिफरेंट है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो सकता, ये गलत होगा, ये रॉन्ग एक फैसला इशू किया जाएगा, यानी कि रॉन्ग ऑर्डर पास किया जाएगा। इसी चीज को क्लियर करने के लिए कोर्ट ने ये कहा है कि भाई कोई डेफिनेशन नहीं है जहां पे इनकम टैक्स और सेल टैक्स रिटर्न को मैच किया जाए। तो ये ऑफिसर्स को समझना चाहिए, और अगर किसी स्टेज पे आपके साथ भी इशू आ रहा है तो आप इन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं अगर आपसे रेलिवेंट। अगर आपके इसके अलावा कोई और पॉइंट है तो आप कमेंट्स बुक्स में लाजमी मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।